नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और आज बात महान विचारक राम मनोहर लोहिया की, जिनका नाम लेते ही मन में उन नेताओं की छवि उभरती है जिन्होंने इस देश की राजनीति को बिना राजनीति में आए ही सही राह पर चलाने का संकल्प लिया था। सत्ता परिवर्तन और समाजवाद के सबसे बड़े परिचायक राम मनोहर लोहिया ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे। लोहिया जी का पूरा जीवन सादगी भरा रहा। गरीबी अमीरी की बढ़ती खाई को पाटने में उनके योगदान काफी अहम है। आज के दौर में उनके विचार और ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया के आर्थिक विचार उनके समाजवादी चिंतन पर आधारित हैं। अपने मानववादी दृष्टिकोण से वो चाहते थे कि जाति, वर्ण, वंश, धर्म, लिंग, संस्कृति और संपत्ति के भेदभाव से मुक्त न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए वो क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाए जाने को जरूरी मानते थे। आम जनता में क्रांतिकारी भावनाओं को जगाना जरूरी है। सामाजिक बदलाव के लिए आम जनता में तड़प पैदा होनी चाहिए, तभी सामाजिक परिवर्तनों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है और यही आगे जाकर समता आधारित, शोषण रहित समाजवादी समाज व्यवस्था बनाएगा। राम मनोहर लोहिया का आर्थिक नजरिया उनके समाजवादी चिंतन पर आधारित पूरी तरह से क्रांतिकारी और मौलिक था। उनके इस मौलिक समाजवादी चिंतन का प्रमुख लक्ष्य जाति प्रथा को खत्म कर समाजवादी समाज की रचना करना तो था ही, इसके जरिए आर्थिक दरिद्रता को नष्ट कर समाज में अमीरी गरीबी के बीच आर्थिक असमानता की खाई को पाटना भी था। लोहिया मानते थे अमीरी गरीबी की आर्थिक असमानता की खाई से सामाजिक अन्याय पैदा होता है, इससे ही सामाजिक व्यवस्था असंतुलित होती है। राम मनोहर लोहिया का साफ मानना था कि आर्थिक अन्याय खत्म होने से सामाजिक समानता के द्वार खुलेंगे। यही वजह है कि लोहिया के सामाजिक चिंतन में सिर्फ जाति और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन ही सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जरूरी नहीं है। सामाजिक समानता के लिए आर्थिक नजरिए से आय व्यय की असमानता को समाप्त करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए खेतीहर भूमि का पुनर्वितरण करना, आर्थिक विकेंद्रीकरण और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करके समाजीकरण की व्यवस्था करना जरूरी है। आर्थिक समानता कायम करने के नजरिए से लोहिया ने संपत्ति आधारित वर्गों के विशेषाधिकारों की समाप्ति पर जोर दिया। उन्होंने छोटे बड़े नौकरशाहों और अमीरों के खर्चीले जीवन यापन के तौर तरीकों पर अंकुश लगाने का समर्थन किया। आय व्यय की सीमा का अनुपात 1:10 के अनुसार निर्धारित करने पर जोर दिया। वे इस सीमा को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के ऊपर लगाने के समर्थक थे। उनका कहना था कि अपनी जीविका के लिए सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के श्रम करें। लोहिया ने अधिकतम और न्यूनतम आय निर्धारण को समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए एक बुनियादी सवाल घोषित किया। उन्होंने इसे निश्चित करने पर जोर दिया, साथ ही इसकी स्थापना के लिए एक अनिवार्य शर्त की बात कही। उनका मानना था कि इसके बगैर हम समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ ही राम मनोहर लोहिया ने मूल्य और दामबंदी का भी समर्थन किया, जिसमें उत्पादन के माध्यम से उत्पाद के साधनों के मालिक जनता का शोषण नहीं कर सकते। साथ ही उचित मूल्य पर जनता को जीवन जीने के लिए साधन, सेवक और सामग्री उपलब्ध हो सके। लोहिया का विचार था कि इस मूल्य दामबंदी नीति को हकीकत में बदलने के लिए हमें हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे। सरकारी लूट, पूंजीपतियों के मुनाफे और बड़े किसानों के हितों पर जमकर प्रहार करने होंगे। इसके लिए लोहिया ने सुझाव दिया कि बंदूकधारी सेना की तरह ही अन्न और भू सेना का गठन किया जाए। ये कृषि और आर्थिक विकास में सहयोग के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समाजवादी परिवर्तन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाएगी। राम मनोहर लोहिया की राजनीति अनिवार्य रूप से उनकी अर्थनीति से जुड़ी हुई थी। ये आम लोगों की रोजी रोटी की समस्या से जुड़ी हुई थी।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति को रोजी रोटी की समस्या से अलग रखो, तो ये कहना उनका अज्ञान है या बेईमानी है। राजनीति का अर्थ और प्रमुख उद्देश्य लोगों का पेट भरना है। जिस राजनीति से लोगों को रोटी नहीं मिलती, उनका पेट नहीं भरता, वो राजनीति भ्रष्ट, पापी और नीच राजनीति है। डॉक्टर लोहिया ने अपने आर्थिक चिंतन को व्यवहारिक बनाने के लिए खेतिहर भूमि के पुनर्वितरण पर भी बल दिया। अधिक से अधिक और कम से कम भूमि के स्वामी में 1:3 का अनुपात हो। उद्योगों की दृष्टि से उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। लोहिया बड़े उद्योगों की जगह छोटे उद्योग को प्राथमिकता देने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि उत्पाद का ज्यादातर काम छोटे छोटे उद्योग में बिजली से चलने वाली मशीनों के जरिए पूरा किया जाना चाहिए। इससे हर काम में सक्षम व्यक्ति को रोजगार मिल सकेगा और बेकारी की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे मशीनीकृत उद्योगों की पद्धति देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के नजरिए से आवश्यक ही नहीं, उपयुक्त भी है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया। अगर जयप्रकाश नारायण ने देश की राजनीति को स्वतंत्रता के बाद बदला, तो वहीं राम मनोहर लोहिया ने देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आजादी से पहले ही ला दी थी। राम मनोहर लोहिया को भारत एक अजेय योद्धा और महान विचारक के तौर पर देखता है। अपनी प्रखर देशभक्ति और समाजवादी विचारों के चलते अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया अपने विरोधियों के बीच बेहद सम्मान से देखे जाते थे। आर्थिक गैर बराबरी जाति पाति जुड़वा राक्षस हैं, और अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना जरूरी है। समाज को बराबरी पर लाने और समता मूलक बनाने के लिए ये बात कहने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता होने के साथ ही भारतीय समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। समाजवादी भी इस अर्थ में कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को लोगों के कल्याण से महकाना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद ना हो, कोई दुराव और दीवार ना रहे। सब लोग सबका भला चाहें और सब में सब हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद को एक नया आयाम दिया और उसके लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने एक नई सभ्यता के रूप में समाजवाद की कल्पना की। लेकिन लोहिया ने पूंजीवाद और साम्यवाद से मुक्त समाजवाद की अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाया। लोहिया ने 4 गांधीवादी विचारों, सत्याग्रह, साध्य और साधन, छोटी मशीन प्रौद्योगिकी और राजनीति विकेंद्रीकरण के साथ समाजवादी सिद्धांतों की खोज की। समाजवाद क्या है और क्या नहीं है, इसे लोहिया ने विस्तार से बताया। उनके मुताबिक ऊंचों के बारे में क्रोध भी समाजवाद नहीं है और नीचों के बारे में अलगाव भी। शोषण के विरोध में क्रोध और छोटों के प्रति करुणा का नाम समाजवाद है। लोहिया का मानना था कि गैर बराबरी को खत्म करके ही समता मूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर समाजवाद की स्थापना पर बल दिया। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की आलोचना करते हुए लोहिया ने आदर्श समाज और राष्ट्र के लिए एक तीसरा रास्ता सुझाया, समाजवाद का। उन्होंने देश के सामने समाजवाद का ठोस रूप पेश किया। लोहिया ने कहा कि समाजवाद गरीबी के समान बंटवारे का नाम नहीं, बल्कि समृद्धि के ज्यादा से ज्यादा विस्तार का नाम है। बिना समता के समृद्धि असंभव है और बिना समृद्धि के समता बेकार है। लोहिया का समाजवाद समाज में समता और समृद्धि पर आधारित था। लोहिया का साफ तौर पर मानना था कि आर्थिक बराबरी होने पर जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाती है और सामाजिक बराबरी स्थापित हो जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए सामाजिक समता पर आधारित विचार अपनाना होगा। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई घृणा से नहीं, विश्वास के माहौल में होनी चाहिए।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने का पक्षधर था जो हाशिए पर खड़े थे। वे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रबल हिमायती थे। लोहिया ने नाइंसाफी और गैर बराबरी खत्म करने के लिए देश के सामने सप्त क्रांति का दर्शन रखा। इसके तहत पुरुष और महिलाओं में समानता, रंग भेद को खत्म करना, जन्म और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना, विदेशी जुल्म को खत्म करना और विश्व सरकार का निर्माण, आर्थिक असमानता मिटाना, हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ ही सिविल नाफरमानी के सिद्धांत का समर्थन करना और निजी आजादी पर होने वाले आघात का मुकाबला करना शामिल था। लोहिया स्त्री पुरुष की बराबरी और समानता के काफी हिमायती थे। वे हमेशा स्त्रियों को पुरुष पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देते थे। उनका मानना था कि स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देकर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। उनका मानना था कि वास्तविक समाजवाद तभी कायम होगा जब उसमें महिलाओं की सहभागिता होगी। डॉक्टर लोहिया यूरोपीय समाजवाद को एशियाई देशों के लिए सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि एशियाई समाजवादियों को अपनी नीतियां इस महाद्वीप की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित करनी चाहिए। यही नहीं, लोहिया समाजवाद के पुराने स्वरूप में भी विश्वास नहीं रखते थे। वे उसे एक बीते हुए युग की बात मानते थे। अपनी इस मान्यता के आधार पर उन्होंने नव समाजवाद की परिकल्पना दी। इस नव समाजवादी व्यवस्था के 3 मूलभूत आधार निर्धारित किए। इसमें सभी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, पूरे विश्व के मानवों के जीवन स्तर में सुधार और एक विश्व संसद की स्थापना शामिल था। लोहिया का समाजवाद समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित था। वे इस बात के पक्षधर थे कि समाजवाद के जरिए ही विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रखर समाजवादी विचारक, राजनीतिक, मौलिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वभाव से फक्कड़ और जनप्रिय डॉक्टर लोहिया समाजवाद की अलग जगाने के साथ ही अपने रचनात्मक विरोध के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी विचारों के जरिए देश की आजादी में अहम किरदार निभाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन आज भी लोगों के लिए आदर्श है। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद कई ऐसे नेता आए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्हीं नेताओं में से एक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम चंदा था। राम मनोहर लोहिया के पिता 1920 में बंबई आ गए और उन्होंने लोहिया का दाखिला एक मारवाड़ी हाई स्कूल में करा दिया। राम मनोहर लोहिया ने 1925 में प्रथम श्रेणी में मैट्रिक किया। 1927 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर किया। 1929 में कोलकाता की एक शिक्षण संस्था विद्यासागर महाविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से अपने समय के मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर सोमबार्ट के मार्गदर्शन में 1932 में नमक का अर्थशास्त्र विषय पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 1933 में लोहिया जर्मनी से भारत लौट आए। 1924 में जब लोहिया सिर्फ 14 वर्ष के थे तब उन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। यहीं से वे गांधीवादी राजनीति से प्रभावित हुए और खुद खादी पहनने लगे। उन्होंने 1928 में कलकत्ता में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी दौरान उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से परिचय हुआ और वो उनके साथ जुड़े। शिक्षा समाप्त कर विदेश से लौटने के बाद वे पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। समाजवादी आस्था की वजह से राम मनोहर लोहिया इस पार्टी में शामिल हो गए और उस पार्टी के मुखपत्र
कांग्रेस सोशलिस्ट का संपादन करने लगे। 1935 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर एक विदेश विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का सचिव लोहिया को बनाया गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1938 में मतभेद के कारण उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद राम मनोहर लोहिया युद्ध विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने लगे। इससे 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर 2 साल की सजा दे दी गई। गांधी जी के विरोध किए जाने पर 1941 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में राम मनोहर लोहिया ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भूमिगत रहकर आंदोलन को गति देने के लिए कांग्रेस रेडियो नाम से गुप्त रेडियो की स्थापना की। इसके जरिए ब्रिटिश सरकार विरोधी उग्र और उत्तेजक प्रचार प्रसार कर आंदोलनकारियों को गुप्त रूप से प्रेरणा और मार्गदर्शन देने लगे। अंग्रेजों से बचने के लिए लोहिया को नेपाल जाना पड़ा, जहां उन्हें जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन लोहिया वहां से जेल से फरार होकर फिर से भारत लौट आए। हालांकि 1944 में उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अप्रैल 1946 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद 1946 में गांधी जी के आशीर्वाद से उन्होंने गोवा की मुक्ति के लिए पुर्तगाली सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। गोवा सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा किया गया। देश के विभाजन के मूल्य पर 1947 में आजादी मंजूर करके कांग्रेस के रवैये से लोहिया काफी नाराज हो गए। वे देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा के गठन, देश के विभाजन और कांग्रेस के रवैये से नाराज होकर लोहिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को सक्रिय किया और इस पार्टी के तले कई जनहितकारी और जन अधिकार रक्षक आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाया। आजादी के बाद 1962 तक वे समाजवादी आंदोलनों का संगठन और संचालन करते रहे। 1952 से लेकर 1962 तक लोहिया कई बार पंडित नेहरू के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 1963 में अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव में जीतकर राम मनोहर लोहिया पहली बार लोकसभा पहुंचे। संसद में उन्होंने सरकार की और खासकर नेहरू की अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की जमकर आलोचना की और नेहरू को जन विरोधी करार दिया। राम मनोहर लोहिया ने 1964 में महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही जैसे मुद्दों पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर देशव्यापी बंदी का आयोजन किया और आम जनता को इन मुद्दों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। 1967 के चुनाव में उन्होंने गैर कांग्रेसी आधार पर अनेक विरोधी दलों का गठबंधन बनाकर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया। इसी का नतीजा था कि देश के आधे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना संभव हो सकी और गैर कांग्रेसवाद भारतीय राजनीति की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में सफल हुआ। राम मनोहर लोहिया 1966 में बीमार हो गए। जांच से पता चला कि उनके गर्दन में भयंकर रोग है। 30 सितंबर 1967 को दिल्ली में उनका ऑपरेशन किया गया। इसके बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई और 12 अक्टूबर 1967 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने केवल स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में ही सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वो आधुनिक भारतीय राजनीति के प्रखर चिंतक भी थे। आजादी से पहले और बाद के दशकों में उन्होंने भारतीय राजनीति के हर पक्ष को प्रभावित किया। राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता उनकी पहली शर्त थी। लोहिया के राजनीतिक विचार आज भी राजनेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लोहिया युग पुरुष थे और ऐसे लोगों का चिंतन किसी एक काल और स्थान के लिए नहीं, हर युग और पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक होता है। राजनीति में स्वच्छता को लेकर वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि उन्होंने उस समय की कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार समाप्त करने और उसके चलते समाज में फैल रही बुराइयों को खत्म करने के लिए गैर कांग्रेसवाद का आह्वान किया और कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती।
जो 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकारों के लिए था। लोहिया ने जीवन भर यही राजनीतिक संदेश दिया कि व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता और तरक्की के लिए विवेकपूर्ण संघर्ष और रचना जरूरी है। 1963 में उपचुनाव के जरिए लोकसभा पहुंचकर उन्होंने धूम मचा दी। लोहिया ने 3 आने बनाम 15 आने की बहस के जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निरुत्तर कर दिया था। लोहिया ने कहा था कि किस तरह देश का आम आदमी 3 आने रोज पर गुजर करता है, जबकि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 आने रोज खर्च होता है और प्रधानमंत्री पर रोजाना 25,000 रुपए खर्च होते हैं। तमाम सवालों के बावजूद लोहिया अपनी बात पर पूरी साहस के साथ टिके रहे। उनका संघर्ष सिर्फ टकराने के लिए नहीं, बल्कि नई रचना करने और नया विमर्श खड़ा करने के लिए होता था। इसीलिए उन्होंने अपने साथियों को राजनीति करने के लिए जेल, फावड़ा और वोट जैसे प्रतीक दिए थे। इसमें जेल संघर्ष का प्रतीक था, तो फावड़ा रचना और वोट लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का। लोहिया की निर्भीकता किसी भी निराश, हताश कौम में बिजली की तरह हिम्मत पैदा करने की क्षमता रखती थी। लोहिया का जीवन चिंतन भी उनके समाजवादी दर्शन से ही पैदा हुआ था। राज्य के महत्व को वे समझते थे और चाहते थे कि वे समाज के हित के लिए काम करें। उनका मानना था कि शक्ति केवल राज्य के हाथों में न होकर निचले स्तर तक यानी गांव-गांव तक पहुंचे। सत्ता के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने चौखंबा राज्य की योजना सामने रखी। चौखंबा में गांव, जिला, प्रांतीय और केंद्रीय सरकार शामिल हैं। किसी देश का उत्थान वहां की जनता की चेतना और राजनीतिक जागरूकता पर निर्भर करता है और नागरिकों का सुधार तभी संभव होगा जब स्थानीय स्वशासन को अधिकार देकर उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। राज्य और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने धार्मिक राज्य के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया, जो धर्म विरोधी नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। राज्य धार्मिक मामलों में निष्पक्ष रहें, बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नागरिकों को धर्म प्रचार, विश्वास, पूजा, उपासना आदि की स्वतंत्रता प्रदान करें। राजनीति और धर्म दोनों को मनुष्य के नैतिक उन्नति का साधन मानते हुए उन्होंने दोनों के रचनात्मक रूप पर जोर दिया। लोहिया के क्रांतिकारी दर्शन का आधार अन्याय के खिलाफ विरोध करना था। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण और विचार रखे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं।
यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में, साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।